हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल विद्यालय की ओर में फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम हिंदी की कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 पुस्तक में रचित एक बहुत प्यारी सी कविता पतंग, जिसके लेखक जिसके कवि आलोक धनवा जी हैं, वो पढ़ेंगे। उसके जो भावार्थ हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो कविता है पतंग, इसमें जो धनवा जी हैं, आलोक धनवा जी, उन्होंने बच्चों के जो मनोभाव होते हैं जब वो पतंग उड़ाते हैं आसमान में, खुले आसमान में, तो कैसे उनकी दशा, कैसे उनके मनोभाव होते हैं, कैसे उनका जो आभा होती है, क्या उनके विचार होते हैं, क्या वो ध्यान रखते हैं, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, ये सारी बातें इस कविता के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है यहाँ पर कवि धनवा जी ने। और इसमें यह भी बताया है कि कौन सा समय जो है पतंग उड़ाने के लिए सही रहता है और कौन सा समय इसमें जो पतंग उड़ाने के लिए वो सही नहीं रहता। और इसमें बच्चों के जो मनोभाव हैं उनके माध्यम से उनकी सुरक्षा पे भी बात की गई है कि वो ध्यान नहीं रखते पतंग उड़ाते समय। और दूसरा, जो मौसम में बदलाव यानी प्रकृति में जो बदलाव होते हैं उनकी भी बड़े अच्छे ढंग से, बड़े प्यारे ढंग से बात की गई है इस कविता में। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। कविता जो हमारी पतंग है, देखते क्या कहते हैं इसमें कवि। इसमें कहते हैं कि सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। अब बौछारों का अर्थ यहाँ पर बारिश से है, और भादो एक भाद्रपद एक महीना है जो हमारे देसी महीने होते हैं जो 12 उनमें से है। और ये अगस्त और सितंबर के जो समय होता है उसको कहा जाता है। मानी कि जो बरसात है वो का जो समय है, बारिश का जो समय है वो जा चुकी है, वर्षा ऋतु। और अब कौन सी, अब जो भादो है वो भी जा चुका है। अब ये मतलब कहने का भाव है कि जो बरसात के बाद जो भादो आता है वो समय अब खत्म हो चुका है, जा चुका है। और क्या हुआ है, सवेरा हुआ। सवेरा होने का अर्थ यहाँ पर एक नए मौसम की शुरुआत होने से है। अब देखना आगे क्या कहते हैं कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब यहाँ पर तुलना की है तो यहाँ पर सीधी सी बात है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया है कवि ने। वो कहते हैं कि जो सवेरा हुआ है, माने कि जो शरद ऋतु आई है, भादो के बाद शरद ऋतु आती है, और उसमें जो सवेरा हुआ है वो कैसा लग रहा है, उसमें जो लालिमा है, वो जो खरगोश की जो प्यारी प्यारी आंखें होती है छोटी, उन्हीं की तरह लग रहा है। आपको पता होगा जब सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जो सूरज होता है वो हल्के लाल रंग का होता है, तो उसकी तुलना खरगोश की आंखों से की है। माने कि जो शरद ऋतु का जो नया सवेरा है उस ऋतु का, वो खरगोश की आंखों की तरह हल्का लाल है। आगे क्या कहते हैं कि शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। तो कहते हैं शरद यहाँ पर शरद ऋतु के लिए प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर इसको बच्चे से संबंध भी बताया गया है। शरद रूपी जो बच्चा है अब वो आ गया है, माने कि जो शरद है, शरद ऋतु है वो आई है, और वो कई पुलों को पार करते हुए, माने कि कई ऋतुओं के बाद में आती है। जैसे अभी पहले अभी भादो आया था, उसके बाद ये शरद आई है। तो इसी तरह से जो समय है वो आया है। अब जब कभी प्रवेश करते हैं हम किसी शहर, किसी गांव में, तो बहुत से पुल आते हैं। पुल आने का मतलब बहुत सा दूरी तय करनी पड़ती है, हमें समय लगता है। तो वहां पर जो शरद ऋतु है वो आ गई है, और जो शरद रूपी बच्चा है वो अब प्रवेश कर चुका है गांव में और शहर में। और वो क्या कर रहा है, वो अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, माने कि जो साइकिल है उसको तेज चलाते हुए नई चमकीली, माने कि एक नई शुरुआत की तरफ इशारा किया है, और वो प्रवेश कर चुका है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से। जिस प्रकार से जब साइकिल से गांव में कोई आता है तो घंटी बजाता है, घंटी बजाने का अर्थ यह है कि जो दूसरे जो घरों में हैं वो बाहर निकल आए और उन्हें देखें। तो शरद ऋतु का भी यही भाव है। यहाँ पर मानवीकरण किया है कि भाई जिस प्रकार से एक बच्चा साइकिल से घंटी बजाते हुए जोर जोर से आता है, बाकी सारे बाहर निकल आते हैं जो उसके दोस्त होते हैं, उसी प्रकार से जो ऋतु है वो भी सबको बुला रही है कि आ जाओ, अब शरद ऋतु का प्रवेश हो चुका है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, माने कि वो तरह तरह के इशारे करके जो शरद ऋतु रूपी बच्चा है वो बुला रहा है। किनको बुला रहा है, जो पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं, जो उनका झुंड है, जो ग्रुप है, उसके जो दोस्त लोग हैं जो पतंग उड़ाते हैं, उनको वो बुला रहा है। ये इन पंक्तियों का भाव था। जो शरद ऋतु है उसकी बात की गई है एक बच्चे के माध्यम से। अब अगली इसमें देखना कि कितने अच्छे से वर्णन किया है कवि ने यहाँ पर कि चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। आकाश को इतना मुलायम, मुलायम शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत साफ है और इसमें पतंग बहुत अधिक ऊंचाई तक उड़ाई जा सकती है, क्योंकि बरसात भी जा चुकी है, जो गर्मी है वो भी जा चुकी है। अब मौसम बिल्कुल साफ है, आसमान पूरी तरह से दिखाई दे रहा है और सुहावना है। मतलब हल्की हल्की जो गर्मी खत्म होकर हल्की हल्की जो ठंड की शुरुआत हुई है उसका वर्णन है यहाँ पर कि अब बच्चे
खुले आसमान में बिल्कुल आराम से अपनी पतंग को उड़ा सकते हैं। मौसम इतना मुलायम और साफ है, या मुलायम से अर्थ यहाँ पर साफ और स्वच्छ से है कि पतंग ऊपर उठ सके। अब बच्चे जो है पतंग बिल्कुल ऊंचाई पर उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मौसम जो है वो बहुत ज्यादा साफ और स्वच्छ है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। अब यहाँ पर पतंग का वर्णन किया है कि वो कैसी होती है और वो किस चीज से बनती है। तो कहा है कि जो ये पतंग है वो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज होती है, और ये सबसे हल्के कागज, दुनिया का सबसे हल्का कागज उड़ सके। क्यों? क्योंकि मौसम इतना साफ है और वो बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत हल्का कागज होता है और वो रंगीन, यानी कि रंगीन से अर्थ तरह तरह की जो पतंग मिलती है बाजार में, उससे प्रयोग है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। अब बांस की जो पतली कमानी उसको कहते हैं, जो पतंग होती है उसके बीच में जो एक हाफ सर्कल अर्धवर्त आकार की जो एक पतली सी डंडी होती है उसको कहा है, उसी के सहारे पतंग बनती है और उसी के सहारे धागा बन के वो ऊपर उठती है। तो माने कि जो पतंग है उसका वर्णन किया है कि उसकी जो कैसे बनती है, वो किन चीजों से बनती है और कैसे उड़ती है। तो बताया है कि वो इतनी हल्के कागज, रंगीन कागज से बनती है और बांस की कमानी को भी साथ में लेकर उड़ सकी कि शुरू हो सके सीटियां, किलकारियां और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। माने कि जो तितलियां है, जो सीटियां है, किलकारियां है, उनका अर्थ ये है कि जब पतंग उड़ाते हैं बच्चे ग्रुप में तो वो बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं, हो हल्ला करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो पूरा माहौल है वो पूरा एक मतलब उसमें एक संगीत की तरह बज रहा है। कुछ बच्चे सीटियां मारते हैं, कुछ बच्चे किलकारियां मारते हैं, माने कि वो तरह तरह के इशारे करके जो अपनी खुशी है पतंग उड़ाने की उसको जाहिर करते हैं। और कवि को जो ये उड़ती हुई पतंग है वो तितलियों की तरह लग रही है। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया तितलियों की तरह लग रही है। क्यों? क्योंकि जब आकाश में बहुत सी तितलियां उड़ती है छोटी छोटी, तो बहुत प्यारी लगती है। इसी तरह से जो पतंग है जब उड़ाते हैं बहुत अधिक ऊंचाई तक जाती है वो, तो वो भी तितलियों की तरह लगती है, क्योंकि वो झुंड में बहुत सारी होती है, रंग बिरंगी होती है। इसीलिए कवि को वो सारी पतंग जो है तितलियों की तरह लग रहे हैं। तो यहाँ पर कवि ने पतंग का अर्थ तितलियों के संदर्भ में लिया है। चलिए आगे देखते क्या कहते हैं। अब वो बताते हैं कि जो बच्चों का जो स्वभाव है, जो शरीर है, वो किस तरह से है, और जब वो पतंग उड़ाते हैं तो क्या ध्यान रखते हैं, क्या ध्यान नहीं रखते। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। अब बच्चों के संदर्भ में प्रयोग किया गया है इसको कि कपास मतलब यहाँ पर एक कॉटन जो बहुत सफेद स्वच्छ रंग की होती है, बहुत मुलायम होती है। उसी तरह से जन्म से ही, माने कि जो बच्चे हैं वो जन्म से ही बहुत मुलायम, कोमल और स्वच्छ मन के होते हैं, माने कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत कोमल होते हैं। वो जन्म से ही अपने शरीर से भी तुलना की है कवि ने कपास की बच्चों से। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध मतलब बिना होश के इधर से उधर दौड़ना। तो कहते हैं कि जब वो पतंग उड़ाते हैं तो उनको ध्यान नहीं रहता, वो दाएं जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। माने कि जब वो पतंग उड़ाते हैं तो उनका सारा ध्यान पतंग पे होता है, और ऐसा लगता है कि जो पूरी पृथ्वी है घूम घूम के उनके बेचैन पैरों के पास आ रही है। बेचैन मतलब जिसको चैन ना हो, माने कि जो पैर है वो एक जगह टिकते नहीं है। बच्चे पूरी छत पे घूम घूम के पतंग उड़ाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो पूरी पृथ्वी है वो उनके पैरों के पास आ रही है। छतों को भी नरम बनाते हुए, जो छत है जैसे वो जो पत्थर ईंट की बनी होती है वो भी बच्चों को सॉफ्ट लगती है। क्यों? क्योंकि उनका पूरा ध्यान पतंग के ऊपर रहता है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, दिशाओं मतलब मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है जिसमें से संगीत उत्पन्न होता है, आवाज आती है। अब कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो बहुत ज्यादा शोर शराबा हो हल्ला करते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पूरी जो दिशाएं हैं चारों, उनमें संगीत फैल गया है और पूरी तरह से आवाज भर गई है। जब वे पेंग भरते हुए चलते हैं, पेंग का अर्थ होता है झूला झूलना, ऐसे हिलते डुलते, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर माने कि जब एक डाल से दूसरे डाल पर जाते हैं तो डाल लचीली होती है, वो ऊपर नीचे होती रहती है। उसी तरह से देखना जब बच्चे झूला झूलते हुए यानी कि टेढ़े मेढ़े होकर जब पतंग उड़ाते हैं तो वो कभी इधर कभी उधर ऐसे आगे पीछे चलते रहते हैं, और वो बहुत लचीले, वेग यहाँ पर गति माने कि बहुत फटाफट से अभी एक जगह थे, उनको पतंग थोड़ी सी आगे किसी अपने मित्र की पतंग काटनी थी, तो अब एक कदम आगे चले जाएंगे, एक कदम पीछे, दाएं बाएं, मतलब वो ध्यान नहीं रखते, वो पतंग के सहारे अपने जो दूरी है उसको नापते रहते हैं, और वो जो उनकी गति है वही बताया है यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि वो झूले की तरह डोलते हुए इधर से उधर पूरी छत पर घूमते रहते हैं और पहुंच जाते हैं कहां तक, अपनी गति के माध्यम से छतों के खतरनाक किनारों तक। माने कि जो छत होती है उनका जो एंड होता है, किनारा होता है, वहां तक पहुंच जाते हैं। उन्हें पतंग उड़ाने में ध्यान नहीं रहता कि अब जो है छत है उसका जो किनारा है वो आ चुका है, माने कि छत खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उनका पूरा ध्यान पतंग के ऊपर रहता है। तो ये इन पंक्तियों का भाव था। आगे देखिए,
आगे कवि कहते हैं कि उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। रोमांचित शरीर का संगीत आपने देखा होगा, जब आप किसी काम में लग जाते हो पूरे मन से, चाहे वो कोई वाद्य यंत्र बजाना हो, कोई संगीत गुनगुनाना हो या अपना कोई भी काम करना हो, तो आपको पूरा का पूरा ध्यान उसी चीज पे, उसी पॉइंट पे, उसी बिंदु पे केंद्रित रहता है। उसी तरह से अब कहते हैं कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उन्हें गिराने से बचाता है क्या, उनके शरीर का रोमांचित संगीत, माने कि जो पूरा माहौल बना होता है वहां पर, जो पतंग उड़ाने के समय बच्चे का जो माहौल बना होता है, उसकी जो खुशी होती है, वो जो खुशी है वही उसके शरीर को रोकती है कि वो कहीं गिर ना जाए। अब देखना कि क्या कहते हैं कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे, क्योंकि आपको पता है जो पतंग उड़ती है वो एक धागे से उड़ती है, धागे से ही पूरी पतंग को कंट्रोल किया जाता है, मतलब नियंत्रित किया जाता है उसको। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से धागे से एक पतंग को मतलब नियंत्रित कर सकते हैं, उसी प्रकार से जो बच्चा है वो भी पतंग के साथ अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है, माने कि अपने मनोभाव से, अपने भाव से पतंग के साथ आसमान पे है, उसे भी वो एक धागे के सहारे वो रोक लेती है, उसी छत पर उसे नीचे नहीं गिरने देती। अब पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। वो कहते हैं कि जो पतंग जब आसमान में उड़ती है तो बच्चे अपने मनोभाव, अपने भावों के साथ आसमान में ऊंचाई तक उड़ जाते हैं और अपने रंध्रों के सहारे, रंध्र यहाँ पर छिद्रों के लिए प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार से जो पतंग होती है उसमें छिद्र होते हैं, जो बांस की कमानी के साथ में धागे से फिर उसको बांधा जाता है तभी वो ऊपर उड़ती है, उसी तरह से जो बच्चे हैं वो भी अपने जो छिद्र होते हैं उनके सहारे, छिद्र माने कि अब सीधी भाषा में आपसे कहूं तो जो हमारे जैसे हाथ पे बाल हो गए, सर पे बाल हो गए, तो इनमें कुछ छेद होते हैं हल्के हल्के जो ऐसे सीधे तौर पर दिखाई नहीं देते, माने कि उनके सहारे उनमें एक जोश सा उत्पन्न हो जाता है और वो भी पतंग के साथ में आसमान में उड़ने लग जाते हैं। तो ये इस पंक्तियों का भाव था। आगे देखिए क्या कहते हैं वो अंतिम पंक्तियों में कि अगर वे गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब, मान के जब बच्चा पतंग उड़ाता है अपनी और उसको ध्यान नहीं रहता और कई बार क्या होता है कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, यही सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा की बात की है कवि ने यहाँ पर कि अगर वो कई बार गिर भी जाते हैं छत के किनारों से और गिरकर उनको कई बार चोट लगती है और कई बार ऐसा होता है कि उनको चोट नहीं लगती। तो अगर कुछ बच्चे यहाँ पर जिनको चोट नहीं लगी तो क्या है, उनके मन में जो गिरने का डर था वो खत्म हो चुका है पूरी तरह से, और अब वो अगली बार जब पतंग उड़ाएंगे तो और भी ज्यादा उत्साह से और भी ज्यादा निडर होकर पतंग उड़ाएंगे। तो कहते हैं कि अगर वे गिरते हैं छत के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, माने कि वो जब गिर के और बच गए, उनको नहीं लगी, तो उनमें जो गिरने का डर है वो खत्म हो गया और वो दोबारा से निडर होकर सूरज के सामने आते हैं। किस लिए? अपनी पतंग उड़ाने के लिए। और क्या होता है कि पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास में, और ऐसा लगता है कि जो पूरी पृथ्वी है वो और भी ज्यादा तेज गति से, स्पीड से घूमती हुई उनके पास आ रही है, माने कि बच्चों का जो डर था वो निकल चुका है। अब वो बिना डरे, बिना किसी परेशानी, झिझक के बहुत तेज स्पीड गति के साथ, वेग के साथ इधर से उधर, आगे पीछे, मतलब चारों दिशाओं में घूम घूम करके अपनी पतंगबाजी करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। और जो पृथ्वी है वो ऐसा प्रतीत होती है कि वो उनके पैरों के पास खींची चली आ रही है, माने कि बच्चे हर एंगल को, हर कोण को, हर जगह को नाप लेते हैं। तो ये इस पूरी छोटी सी जो कविता है इसका भाव था। तो उम्मीद है आपको आलोक धर्मा जी की जो ये पतंग कविता है इसमें, इसके माध्यम से बच्चों के जो मनोभाव होते हैं और किस तरह से जब ऋतु परिवर्तन होते हैं और जो शरद ऋतु आती है उसका जो बड़ा अच्छे से एक मानवीकरण करके प्रयोग किया है यहाँ पर कवि ने, तो आपको अच्छे से वो समझ में आई होगी। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ताकि आगे आने वाली जो सारी वीडियोज हैं वो आपको समय से मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।